हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस 1 द्वारा चलाई जा रही पॉलिटी की इस क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 2 लेक्चर और आ चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी आप कंप्लीट कर ले। आज के इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम कवर करेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और चौथा टॉपिक हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे ARO के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, और भाग 4 में ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल 36 to 51 कवर करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे, तब भी हमने देखा था कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट राइट साइड में जो इंग्लिश वर्जन दिया है वहां से पढ़ते जाएंगे पैरेलली। तो ये जो डीपीएसपी हैं, इनको भारतीय संविधान में क्यों रखा गया है? तो भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। तो जो डीपीएसपी है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के आदर्शों को संविधान में लागू किया। क्लियर? नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्वों को समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो फंडामेंटल राइट हमने कल की क्लास में पढ़े थे, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु डीपीएसपी लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाद योग्य नहीं है और इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, केटी साहा जी ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक गाइडलाइंस हैं कि सरकार को देश को कैसे चलाना है, कैसे गवर्न करना है। ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस है नीति निर्देशक तत्व। पर क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सके, तो
अभी भी जिन तत्वों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, वो गाइडलाइन के रूप में एक तरह से पड़े हुए हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाती है और वो कैपेबल हो जाएगी अपने नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए, वैसे वैसे क्या है वो नीति निदेशक तत्वों को फिर लागू करती जाएगी देश में। ठीक है, तो जैसे आप एक एग्जांपल देती हूँ, आपने पढ़ा था कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है संविधान संशोधन द्वारा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो जैसे पहले शिक्षा का अधिकार जो था वो डीपीएसपी के अंतर्गत था, उस समय ये अधिकार नहीं था, ये क्या था, ये एक नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत था। ठीक है, अब गवर्नमेंट थोड़ी कैपेबल हो गई, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हो गए कि वो और ज्यादा प्राइमरी स्कूलों की स्थापना कर सके, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। जैसे आपको पता है कि मिड डे मील वगैरह की स्कीम चलाई जा रही है अभी स्कूलों में। तो अभी क्या है कि सरकार ने इतनी कैपेबल हो गई है कि अब वो बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री फूड प्रोवाइड करवा सकती है। तो क्या हुआ कि डीपीएसपी से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान करके उसको फिर मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। पर अभी भी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार के पास कोई प्रोविजन नहीं है सच। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है वो अभी भी डीपीएसपी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट कैपेबल हो गई कि वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख के लिए भी जिम्मेदारी उठा सकती है, तो फिर उसको भी शायद फ्यूचर में मूल अधिकार में शामिल कर दिया जाए। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है डीपीएसपी में और मूल अधिकार में। आई थिंक कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे डीपीएसपी से मतलब डीपीएसपी की जो पोजीशन है वो किस तरह से चेंज हो जाती है टाइम के साथ में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नीति निदेशक तत्व हैं और किस मतलब कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा नीति निदेशक तत्व है। तो अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 38, स्टेट शैल मेंटेन अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। उसके बाद अनुच्छेद 39 में दिया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नेक्स्ट 39 39 का में दिया गया है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 39 का को कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43, इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 43 खा, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे किसी भी अनुच्छेद का या खा पार्ट है तो वो किसी ना किसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है डीपीएसपी में। फिर अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो कैसे याद करेंगे 44 को? 4 4, 2 बार 4 है ना, एक जैसे 4 हैं, तो एक समान सिविल संहिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।
तो जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी यहीं पर मिल गया। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। उसके बाद अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, कृषि और पशुपालन। तो आप कीवर्ड्स ले लीजिए और कीवर्ड से याद कर लीजिए कि जैसे अनुच्छेद 47 में था पोषाहार स्तर हो गया, जीवन स्तर को ऊंचा, लोक स्वास्थ्य। उसके बाद कृषि और पशुपालन किसमें हो गया, 48 में हो गया। फिर 48 का आ जाता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, और इसको भी क्योंकि आप देख रहे होंगे कि का है, मतलब उसका एक्सटेंशन है अनुच्छेद 48 का, तो ये अमेंडमेंट होगा कोई, कौन सा अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे 50-50 क्या होता है, अलग अलग करना इक्वल में। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अब 50-50 कर दिया है तो शांति स्थापित हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, शांति, तो 51, 50 के बाद 51 आ जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 25वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाया गया है। ठीक है, by the 25th constitutional amendment the directive principle of state policy has been made overridden over the fundamental right. clear, नेक्स्ट, मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। मतलब कि क्योंकि ये क्या है, ये इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसलिए डीपीएसपी हमेशा ही सकारात्मक रहेंगे। लेकिन जो मूल अधिकार हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो राज्य के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी का मूल अधिकार का हनन होता है तो वो क्या होता है, वो राज्य के अगेंस्ट क्लेम करता है कि राज्य मतलब एक तरह से कि राज्य दोषी है अगर मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या होते हैं, नेगेटिव प्रकृति के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं मूल अधिकार, लेकिन डीपीएसपी हमेशा ही सकारात्मक होते हैं। मनरेगा को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 तथा अनुच्छेद 43 के प्रावधानों के अनुसार लाया गया है। ठीक है, मनरेगा जो योजना है सरकार की, उसको 41 और 43, तो 41 और 43 में क्या क्या था, 41 में था कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और 43 में था कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो आपने देखा होगा कि जो मनरेगा स्कीम है उसमें क्या है, उसमें मिनिमम वेज दिया जाता है ग्रामीणों को, मजदूरों को। ठीक है, तो ये किसमें इसके जो प्रोविजन है मनरेगा के, वो डीपीएसपी के अनुच्छेद 41 और 43 को एक तरह से फलीभूत करते हैं। ठीक है, ये याद समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 तथा 48 का के द्वारा गांधीवादी सिद्धांतों प्रतिबिंबित करने का प्रावधान है। ठीक है, तो गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये याद कर लीजिएगा, 40, 43, 46, 47 और 48। ठीक है, तो 46, 47, 48 तो एक साथ ही हो गए और 40, 43 ये अलग से। क्लियर, तो ये हमारे डीपीएसपी खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का मतलब
फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो जो मूल संविधान बना था 1950 में, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, तो कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसीलिए इतने ज्यादा चेंजेस हुए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का से जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो मूल कर्तव्य कितने हैं नंबर्स में? 10 हैं। और कहां पर हैं ये? संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो अब जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा के बाद अब टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, लेकिन जब 1976 में जोड़े गए थे तब 10 मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य किससे लिए गए हैं? सोवियत संघ यानी रशिया से। और डीपीएसपी किससे लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो पहला मूल कर्तव्य है, जो 11 मूल कर्तव्य थे उनको देख लेते हैं। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें। अब दोनों को दिखेगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस साइड से देख ले। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर किसमें? पहले मूल कर्तव्य में। ठीक है, उसके बाद दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट है तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये आह्वान एक साथ ही होगा। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीज है कि लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, जो कि अब देखिए समरसता और भ्रातृत्व की भावना अगर डेवलप करनी है तो क्या होगा? धर्म, भाषा और क्षेत्र का जो विभेद है वो उसे नजरअंदाज करना होगा। ठीक है, उसे इग्नोर करना होगा। तो ये हो गया कि विकास करें जो धर्म, भाषा और क्षेत्र तथा वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और इसके साथ ही स्त्रियों का सम्मान की बात की गई है 5वें मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्लियर? तो स्त्री सम्मान की बात 5वें में। 6 नंबर पे है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्लियर? 7वें नंबर पे प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा किसमें आएगी? ये आएगी 9 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ये आएगा 8वें में, ठीक है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, तो ये आएगा 7वें में, ठीक है। सभी के आप क्या करें, कीवर्ड अंडरलाइन कर लें। उसके बाद 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाई छू ले, ठीक है। उसके बाद 11 जो है उसमें है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा कितने चेंज हुए थे, ठीक है। एक तो डीपीएसपी में हमने देखा कि डीपीएसपी में भी चेंज हुआ था। पहले पूरे 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था और फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए प्रोविजन मूल अधिकार में डाल दिया गया और बाकी डीपीएसपी में बचा 0 से 6 वर्ष के बच्चे। अब देखिए बच्चे स्कूल जाएंगे तो मूल अधिकार में तो रख दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजेगा कौन? बच्चे खुद से तो स्कूल नहीं जाते ना, मम्मी पापा को भेजना पड़ता है। तो मम्मी पापा के लिए जो कर्तव्य थे वो डाल दिए यहाँ पर। कहाँ पर? भाग 4 का में, ठीक है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। तो 11 नंबर पे क्या ऐड हो गया कि 6 से 14 वर्ष, ये देखिए 11 नंबर पे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो बच्चों को मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का और माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वो उन्हें हेल्प करे शिक्षा प्राप्त करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स हैं। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है? वो दंडनीय नहीं है, कोई बॉदरेशन नहीं है नागरिकों पर कि ये जो गाइडलाइन दे रखी है इनको आपको मस्ट है फॉलो करना ही करना, पर ये आपका कर्तव्य है कि आप इसे फॉलो करो। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो उसे उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता। फिर स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, ठीक है, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे। एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मूल कर्तव्य है 51 का, उसके 51 का के 6 में, ठीक है, ये था ना 7वें नंबर पे आप देखिए। तो 6 नंबर पे दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी स्कूलों को, देश के शिक्षण संस्थाओं को 1 घंटे का पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया गया था। तो अभी आप स्कूल में देखते होंगे कि कई सारे स्कूलों ने इसको क्या बोलते हैं आत्मग्रहित भी कर लिया है और बच्चों के लिए एक्टिविटीज वगैरह का आयोजन करते हैं। कई स्कूलों में अलग से इको क्लब भी स्थापित किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गए मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। भारत में राष्ट्रपति के समान भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप में कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो
भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन, और जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद में होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। वो हम आगे की जब लेक्चर्स में आगे के लेक्चर्स आएंगे तब हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि इसका एक राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित है, ठीक है, ना कि वंशानुगत। राष्ट्राध्यक्ष भी दो तरह के होते हैं जो गणराज्य होते हैं। एक तो वंशानुगत होता है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, और दूसरा होता है निर्वाचित। तो भारत में, भारतीय गणराज्य में निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है। तो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित तो है भारत का। और भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया गया है, ठीक है। तो भारत में दोनों ही व्यवस्थाएं हैं, संसदीय लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। अब भारत का जो राष्ट्रपति है, मतलब भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश से ली गई है, गणराज्य का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश के राजा से भिन्न होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, जबकि ब्रिटेन का राजा जो होता है वो वंशानुगत होता है, ठीक है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश के लोग राजा बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस है। नेक्स्ट संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होता है वो हेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि इसके अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, देश का प्रथम नागरिक, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, इसमें दे रखा है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। ये चीज याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 58 देख लेते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता। तो कौन राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है? तो राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में संविधान में लिखा गया है, पहला तो है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा प्रोविजन है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु जो है वो 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने का उत्सुक है तो राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए होती है, और कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि क्या होती है? जब कोई व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे MP, MLA, सभासद, तो सभी को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक जमानत राशि सबमिट करनी होती है। और अगर जो मतलब हर इलेक्शन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहता है
कि इतने अगर मत प्राप्त नहीं होते हैं, वैध मत प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति के लिए वो प्रोविजन क्या है कि 15,000 रुपए की जमानत राशि है, और अगर 6/1 कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो वो जमानत राशि फिर जब्त हो जाती है। ठीक है। और जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, उनका उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी मन किया और राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो गया, उसके सपोर्ट के लिए भी उसको कुछ मतदाताओं को की अनुमति चाहिए होती है। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जिसका भी मन किया वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है। पहले से समर्थन प्राप्त होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें शामिल होते हैं एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखिएगा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो कौन सी दो यूनियन टेरिटरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? दिल्ली के और पुदुचेरी के। ठीक है। तो एक तो लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, और इसी के साथ ही यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य हो गए। ठीक है। सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव। अब ये नाम आपको याद रखना है कि चुनाव जो होता है वो कौन सी प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ठीक है। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि जो भारत की जनता है उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। डायरेक्ट भारत की जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती। ठीक है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं या विधानसभाओं के सदस्य हैं, वो किसके द्वारा चुनकर आए हैं? वो भारत की जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। अब वो जो चुने गए सदस्य हैं वो फिर क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को के लिए वोटिंग करेंगे। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट एक तरह से इलेक्शन होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 55 निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति क्या होती है? अनुच्छेद 55 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। ठीक है। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। इसका मतलब है कि एक बार राष्ट्रपति कोई बना, उसका कार्यकाल पूरा हो गया और वो दोबारा से फिर नेक्स्ट कार्यकाल के लिए या उसके बाद भी मतलब फर्दर किसी भी कार्यकाल के लिए वो राष्ट्रपति का इलेक्शन दोबारा से लड़ सकता है। ठीक है। तो पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि व्यक्ति का बार बार। अनुच्छेद 59 में क्या दे रखा है? इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि निर्वाचन के पूर्व वह सदस्य है
तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। जैसे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एमपी या एमएलए है, तो अगर मान लीजिए कि वो इलेक्शन में खड़े हुए और इलेक्शन में वो जीत गए, तो जब से वो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से उनकी जो पिछली सीट है एमपी एमएलए की, वो खाली समझी जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, वो वैकेंट हो जाएगी। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वो एज ए राष्ट्रपति वर्क कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो फिर और किसी पद पर वो कार्यरत नहीं हो सकते। एक टाइम पर वो सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि कितनी होती है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि 5 वर्ष के पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी जब तक अपना पद धारण किए रहते हैं तब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते। ठीक है, मतलब कि कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा। जब तक नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने नहीं आते तब तक पुराने राष्ट्रपति वर्किंग रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए। इस प्रकार के चुनाव द्वारा भी राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक धारण किए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा है कि एक राष्ट्रपति हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति बनने की, तो नेक्स्ट जो उनका टेन्योर पूरा होगा, 5 साल का टेन्योर रहता है, तो नेक्स्ट उनका 5 साल के बाद 31 दिसंबर 2030 को उनका टेन्योर पूरा होगा। ठीक है, और 1 जनवरी 2000 पार्डन 31 दिसंबर 2029 को उनका 5 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और 1 जनवरी 2030 को क्या है कि उसके बाद नए राष्ट्रपति आएंगे। पर ऐसा हुआ कि मान लीजिए 1 साल के बाद ही उन्होंने या तो रिजाइन दे दिया या मृत्यु हो गई और या फिर कुछ भी आकस्मिक घटना हो गई। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो गया। ठीक है, तो उसके एक तो 6 महीने के अंदर अंदर री इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इलेक्शन जो नेक्स्ट होने थे वो 2029 में होने थे, पर क्योंकि आकस्मिकता आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से पद खाली हो गया, तो 6 महीने के अंदर एक तो इलेक्शन हो जाएंगे। और उसके बाद जब से नए राष्ट्रपति बनेंगे, जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करेंगे, फिर उनका टेन्योर उस शपथ ग्रहण की तिथि से आगे 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, अब वो जो 2029 31 दिसंबर को खाली हो रहा था, मतलब जो टेन्योर पूरा हो रहा था पहले राष्ट्रपति का, वो वाला इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन से नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की है उस दिन से नेक्स्ट 5 वर्ष के लिए फिर उनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आकस्मिक पद रिक्तता में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश पद धारण करता है। ठीक है, अब आकस्मिक रूप से अगर मान लीजिए पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो फिर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति, और अगर फिर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो फिर करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, आकस्मिक पद रिक्तता में कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? चलिए अनुच्छेद 60 शपथ। शपथ में इसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अथवा इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। ठीक है, तो शपथ किसके सामने लेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेंगे और या तो फिर उसके सीनियर
जज के सामने लेंगे, सीनियर मोस्ट जज के सामने लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो वेतन इसका कहां से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर देते हैं, इफ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन पर क्या होता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है महाभियोग? ये संसद के द्वारा चलाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। और अर्ध न्यायिक मतलब ये कैसी प्रक्रिया है? ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। चलिए, नेक्स्ट है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व होनी चाहिए। और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सदन में प्रस्तुत, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसकी सूचना, और जिस सदन में ये प्रस्तुत किया जा रहा है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव पर होने चाहिए। नेक्स्ट है, समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। और यदि दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसी दिन राष्ट्रपति पदमुक्त समझा जाता है। ठीक है, तो जिस दिन दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो गया, उसी दिन क्या है? राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हालांकि चलाया जाएगा, लेकिन उसको यह अधिकार है कि वो अपना महाभियोग में जो उस पर आरोप लगे हैं उनके संबंध में वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दें। ठीक है, कर सकते हैं, स्पष्टीकरण देने का अधिकार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं। ठीक है, तो जैसे निर्वाचक मंडल जो बनता है उनमें अगर कोई स्थान रिक्त भी होता है तो उसके आधार पर चुनाव की वैधता को चुनौती नहीं दी जाएगी, मतलब उसके लिए कोर्ट नहीं जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाना कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के फाइनल सिग्नेचर 111 में। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो 123 अनुच्छेद, राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति एक तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा,
अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स की नियुक्ति। ये हो गया। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 143 में क्या दे रखा है। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 143 में, 143 में। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति। उसके बाद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान की घोषणा करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, जैसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सदनों के सम्मुख बजट रखवाते हैं, तीनों सेनाओं की सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और यह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। He is the head of 3 armies। विदेशों से संधियों और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट राष्ट्रपति से रिलेटेड। नेक्स्ट हम और कुछ फैक्ट देख लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक कार्यरत थे। ठीक है, 1950 से 1962 तक। उसके बाद भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति ये थे वीवी गिरी। ठीक है, तो कार्यवाहक वीवी गिरी जी थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति एवं द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में जो कार्यरत है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक विधेयक पर सर्वप्रथम पॉकेट विटो की शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति की विटो शक्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जी के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति का पद बनाया क्यों गया है कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आकस्मिक परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसकी भरपाई के लिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। ठीक है, जो जिससे कि वो कार्यवाहक के रूप में
राष्ट्रपति का की जिम्मेदारी निर्वाहित करे, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति ऑलरेडी वर्किंग है तब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तो उनको एक एडिशनल ड्यूटी दे दी गई है। कौन सी है वो ड्यूटी, वो है राज्यसभा के पदेन सभापति की, ठीक है। तो राज्यसभा का जो सभापति है वही क्या है, वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। आप इस तरह से समझ लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो राष्ट्रपति के पदेन सभापति हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद वैकेंट होता है तब वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। अब इसका प्रोविजन दिया गया है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान कहां से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई लाभ का पद वो ग्रहण नहीं करेंगे। 66(3) में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 66(3) इसमें कहा गया है योग्यताओं के बारे में कि एक तो वह भारत के नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। राष्ट्रपति क्या थे, राष्ट्रपति थे लोकसभा के, यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, ये राष्ट्रपति के में था। लेकिन उपराष्ट्रपति के में क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। क्यों, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए, और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमने राष्ट्रपति के में भी देखा था कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर वो सदन के सदस्य होते भी हैं तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू करेंगे, जिस दिन से उनका शपथ होगा उस दिन से वो सीट फिर वैकेंट हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति भी संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है उपराष्ट्रपति के। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो अकॉर्डिंग टू इनका वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आप देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदनों के सदस्य, दोनों ही तरह के सदस्य भाग लेते हैं, दोनों ही सदनों के, ठीक है। लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी कुल सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो मनोनीत हो, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के में सिर्फ निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत नहीं। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्यकाल। तो इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष है, ऐसा अनुच्छेद 67 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति चुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, तो जिस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का किससे उत्पन्न विवादों का निपटारा भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 67 का में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनको हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। तो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इस आशय की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दे दी गई हो। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग में भी यह प्रोविजन था, इसी तरह से उपराष्ट्रपति के हटाए जाने के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 69 में शपथ के बारे में दे रखा है। उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है और वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष। वेतन एवं भत्तों के बारे में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख मासिक मिलता है, राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख। और यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में बताया गया है। इसके तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में तब कार्य नहीं करेगा जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा 65 में दिया गया है। नहीं तो अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है तो वो नॉर्मली राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे। कार्य एवं शक्तियों के बारे में कहा गया है, इसका सर्वप्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये याद रखिएगा कि वो सदस्य राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और मतदान का अधिकार भी नहीं है, इसलिए उन्हें सदन में वह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, तो सदन के मतलब राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक है। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करते हैं? उपराष्ट्रपति को, और उसके बाद उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि 1952 से 1962 तक कार्यरत थे। व्यक्तिक्रम के अनुसार जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के ही सभापति होते हैं। क्लियर? इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो आगे के टॉपिक हैं उनको कंटिन्यू करेंगे।
इसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नया बैच 10 मई से शुरू होगा, तब आपको उस बैच में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है? तो अगर इन केस कि आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं भी मिलता है, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और 10 मई से जो नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा।